वक्ता आदरणीय आदरणीय अखिलेश तिवारी सर का जो है परिचय कराना चाहूंगा। वर्तमान में डॉक्टर अखिलेश तिवारी सर जो है प्राध्यापक हैं उद्यानिकी के और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना सब्जी विज्ञान में के परियोजना प्रभारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में ही सेवारत हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी साहब की जो शिक्षा दीक्षा है बीएससी एजी इन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो है की है 2000 में, और एमएससी एजी और पीएचडी जो है इन्होंने जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड से की है। 2005 से ही आप अनुसंधान सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अल्मोड़ा से आपने शुरुआत की और इसके बाद आप हरामाया विश्वविद्यालय इथोपिया में 2005 से लेकर 2008 तक सहायक प्राध्यापक उद्यानिकी के में आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो है सेवाएं दी हैं। साथ ही साथ हरामाया विश्वविद्यालय के सचिव सदस्य के रूप में भी आपने लंबे समय तक काम किया और वहां आपको बेस्ट टीचर की पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आपकी सेवाओं की शुरुआत वर्ष 2008 में शुरू हुई, जहां आप कॉलेज ऑफ कृषि महाविद्यालय गंजबसौदा में आपने सहायक प्राध्यापक के रूप में जो है अपनी सेवाएं शुरू की और शैक्षणिक कार्य में संलग्न रहे। 2012 में आप वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में अखिल भारतीय समन्वित परियोजना जो सब्जी विज्ञान की है उसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पुनः पदस्थ हुए और वर्तमान में आप जो है प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में पदोन्नत होकर अखिल भारतीय समन्वित सब्जी विज्ञान परियोजना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 16 साल से अधिक का आपका शैक्षणिक अनुसंधान एवं जो है कृषि प्रसार का अनुभव है। 32 से ज्यादा रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं और जो है बहुत सारे छात्रों को यूजी, पीजी और पीएचडी साथ ही साथ डिप्लोमा के विभिन्न प्रकार के कोर्सेस आपने पढ़ाए भी हैं। 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपने एमएससी और पीएचडी में उनके जो है को एडवाइजर के रूप में कार्य किया है। तो अपने आप में जो आपका बायोडेटा है बहुत ही विलक्षण है और लंबे समय से आप जो है शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न रहे, साथ ही साथ अनुसंधान में भी आपका बहुत ही अच्छा जो है आउटपुट रहा। मैं बलराम संदेश स्वयं को भाग्यशाली मानता है, टीम बलराम स्वयं को अनुग्रहित मानती है कि आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो है हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज आप किसानों को, क्योंकि समय सामने है, तो किसानों को मटर की खेती की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं और उत्पादन तकनीकी कैसे करें, कैसे अपनाएं कि किसान जो है फसल से बेहतर आय प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ ऐसी क्या क्रियाएं अपनाई जाए कि समय की हमारे किसान जो है मटर क्या पेरिसेबल आइटम है, 2 से 3 दिन में खराब होने की संभावना होती है हरी फल मटर की, तो इसका विपणन की व्यवस्था आपके अनुसार क्या होनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे डॉक्टर अखिलेश तिवारी सर आज अपने अनुभव साझा करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अखिलेश तिवारी को। सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्यासी जी। वैसे तो मैं ये अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आज जितने भी किसान बंधु हैं उनसे आमना सामना या सामने जो है ना हम मुलाकात के रूप में जो है ना वर्चुअल रूप से आज मुलाकात करने का मौका मिला है। और मैं
आपने तो मेरे ख्याल से पूरा बायोडाटा पढ़ दिया। मैं तो इतना ही चाहता था कि भाई मैं जो है ना यहाँ पदस्थ हूँ, दैट्स ऑल। इतनी इससे ज्यादा मेरा बायोडाटा कुछ नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे जो है ना इतना बड़ा ही जो है ना मुझे गौरवान्वित महसूस करा दिया है। कोशिश मेरी ये सभी लोगों के साथ रहेगी कि मेरे जितने भी किसान बंधु हैं, कितने भी किसान भाई लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा मैं एक उनको जानकारी प्रदान कर सकूं जो उनके लिए फायदेमंद हो। और मैं यही चाहता हूं कि उनको भी जो है ना अच्छी से अच्छी जो है ना उपज प्राप्त हो, और फाइनली उनको जो है ना अच्छी लागत मतलब उसमें मिल सके जो है ना उसकी। तो सबसे पहले जैसी आप सभी लोगों ने दिया, आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी बलराम संदेश के जो कर्ता धर्ता हैं और जिन्होंने मुझे इसका आज मौका दिया है, मैं उनके लिए आज बहुत ही जो है ना मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। शुरुआत करता हूँ मेरे ख्याल से ज्यादा समय ना लेते हुए, जो है ना मुझे लगता है कि किसानों के लिए बोलना ज्यादा उचित रहेगा। मटर की उन्नत प्रजाति एवं उत्पादन तकनीक, जैसा आप लोगों ने मुझे यह विषय दिया हुआ था, और इस विषय पे मैं अभी लगातार आधा घंटा मैं आप लोगों से साथ चर्चा करूंगा मेरे ख्याल से, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रश्नों को मैं जो है ना समाहित कर सकूं, और कोशिश करूंगा कि उनका जो है ना उत्तर आपके अनुरूप दे सकूं, जिससे कि आप उससे जो है फायदा उठा सकें। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो ये सब हम लोग जानते हैं कि मटर की खेती तो पूरे भारतवर्ष में की जाती है, और इसका एक व्यावसायिक रूप है खेती करने का। मुख्यतः यह सर्दी के मौसम में लगाया जाता है, और मटर का सब्जियों में एक खास स्थान भी है। अगर मैं बात करूं तो लगभग मध्य प्रदेश में जो है ना 1 लाख हेक्टेयर का लगभग 1 लाख हेक्टेयर ऐसा एरिया है जिसमें कि मटर की खेती होती है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है, और यह मुख्यतः हरी फली के लिए या दाल प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो मटर की दो प्रकार की किस्में हो सकती हैं। एक तो हरी फली के रूप में, जिसमें कि हमें मतलब हरा दाना या जो है जिसकी हम जो है ना दाने जो है ना उसको निकाल करके कच्ची मटर के रूप में लेते हैं। और कुछ होती है जिसको जब हम वो पूरी तरीके से पक जाती है और दाल के रूप में प्राप्त होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई गुपचुप के ठेलों में, कई क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, ये जो नमकीन बनाने वाले जो होते हैं, तो उसमें मटर के दाने जो है ना रहते हैं, उसमें डले रहते हैं। मटर खासकर इंदौर साइड में आपने देखा होगा, इंदौरी नमकीन में भी जो है ना मटर के दाने रहते हैं। वो दाल रहती है, एक्चुअली पूरी दाल रहती है। तो मुख्यतः इन्हीं के लिए खेती की जाती है। और मटर का सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक इसकी जो पौष्टिकता है बहुत अच्छी है। पौष्टिकता इन द सेंस कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और यही वजह है कि मटर को जो है लोग प्रोटीन के रूप में इसको लेते हैं। हालांकि इसके अलावा भी, प्रोटीन के अलावा भी इसमें कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और पोटेशियम, विटामिन, अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जब मैं बात करूं थोड़ा सा भूमि के बारे में चर्चा करूंगा, तो भूमि जो है यहाँ की, इसकी जो भूमि के लिए जो आवश्यकता होती है वो विभिन्न प्रकार के मृदाओं में इसको लिया जा सकता है, इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए होती है थोड़ी सी दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है, जिसमें सैंडी लोम सॉइल कहते हैं। इसमें बहुत अच्छी होती है, और ऐसी मिट्टी ही जो है ना उपयोग में ली जानी चाहिए। बहुत ज्यादा हैवी सॉइल जिसको हम बोलते हैं कि जहाँ पे दरारें पड़ने लगती हैं गर्मी में, या थोड़ा सा पानी डालने के बाद जब सूखने लगती है तो दरारें पड़ने लगती हैं, तो ऐसी जो होती है ऐसी भूमि में हम खेती नहीं करनी चाहिए। बट जो बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत अच्छी मिट्टी कहलाती है। फसल की चूंकि फसल की जो है ना, खरीफ की फसल अगर कट गई है, जैसे जनरली लोग धान लगाते हैं या सोयाबीन लगाते हैं खेतों में जो अपने यहाँ का ट्रेंड है, तो जो खरीफ में फसल लगाई जाती है तो उसके बाद धान के हैं, तो चूंकि धान का खेत में आप देखते होंगे थोड़ी कड़ी हो जाती है, लोग पलेवा करते हैं, लोग उसमें क्या बोलते हैं पानी भर के रखते हैं, जैसे वो मिट्टी बहुत बड़ी कड़ी हो जाती है। और जब हम उसमें कल्टीवेटर या हैरो चलाते हैं तो कई बार ढेले ढेले निकलते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसको एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जो है ना 2 से 3 बार हैरो चला करके और ऐसी भुरभुरी मिट्टी बना लेनी चाहिए। सोयाबीन की, अगर हम सोयाबीन के बाद अगर हम खेती कर रहे हैं
तो भूमि बनाने में आसान होती है, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी 1 से 2 जुताई करने से और पाटा लगा देने से मिट्टी भुरभुरी होकर के और एक लेवल में आ जाती है, जिससे कि हमें जो है ना अंकुरण में जो है ना आसानी होती है। ठीक है? तो जैसा मैंने बताया, धान के खेतों में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। अम, मैं अभी सीधे किस्मों पे आता हूँ, जैसे भूमि की बात कर ली हमने, जलवायु की मैं भी बात और करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ किस्मों की बात अभी हम कर लेते हैं। तो जो वर्तमान में बहुत अच्छी किस्में हैं, वो आईआईवीआर वाराणसी जो है, हमारा जो संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सो वहाँ से जो कुछ किस्में डेवलप की गई हैं, जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई हैं। खासकर जो काशी नंदिनी किस्म है, और ये बहुत ही अगेती किस्म है, और इसमें पौधे की ऊंचाई लगभग 47 से 51 सेंटीमीटर की होती है। पहला फूल जो है 32 दिनों के बाद ही आ जाता है, और फली जो होती है लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर, और लगभग इतने ही बीज, 8 से 9 बीज जो है ना प्रति फली इसमें प्राप्त होते हैं। इसमें बीज का भराव जो है ना लगभग 47 से 48% तक होता है, और जब उपज की बात करते हैं तो लगभग 110 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी जो है उपज आती है। ये जो है ना लीफ माइनर और पॉट बोरर जो 2 की मुख्य कीट होते हैं, इसके प्रति ये जो है ना सहिष्णु है, इसको सह सकती है, और इस प्रकार से यह काशी नंदिनी वाक़ई में हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी किस्म जो है ना इसको तैयार की गई है, मध्य प्रदेश के हिसाब से भी। और इसके अलावा जो किस्में हैं, काशी उदय एक किस्म है, जो कि वह भी बहुत ही अच्छी उपज प्रदान करती है, और काशी उपज के लिए यह भी जो है ना अगेती किस्म की फसल है, काशी उदय, और इसकी लंबाई जो होती है 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है। लगभग 7 से 9 फली प्रति पौधा मिलते हैं। बीज जो है इसमें लगभग 8 से 10 बीज तक पाए जाते हैं और प्रति फली, और जो बीज की अवधि है वो 90 से 100 दिन की होती है, मतलब बीज से बीज की अवधि 90 से 100 दिन की होती है, और लगभग जो है ना 60 से 65 दिन बाद प्रथम तुड़ाई की जा सकती है। औसत उपज लगभग 105 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये दोनों जो मैंने किस्में बताई हैं बहुत अच्छी हैं, और इससे उपज जो है ना बहुत अच्छी आती है, और अगेती किस्म है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इनको जो है ना बुआई कब करनी चाहिए अगेती की। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में खासकर जो नरसिंहपुर का एरिया है, या गोटेगांव का एरिया है, या सिवनी का एरिया है, जहाँ पर मटर की बहुत अच्छी खेती की जा रही है वर्तमान में, तो वहाँ पे लोग जो है सितंबर के अंत के महीने से या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ही लोगों ने बुआई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं अभी बोलूँगा उनको कि अभी रुकें, वो जो है ना बहुत जल्दबाजी ना करें, चूँकि अभी मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, और अभी भी बारिश का कुछ ऐसा दौर चल रहा है, जिससे कि अभी हमें मटर के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है और मटर हमने बुआई कर दी है, तो कई बार जो है ना जल भराव के कारण मटर सड़ जाती है, या बीज सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या अगर उसमें अंकुरण हो गया है तो वो भी खराब होने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है ना एक ये इसमें दिक्कत आ सकती है कि अगर अभी से हम बुआई करें, चूँकि पानी का भी एक मौसम मतलब शुरू होने वाला है खासकर मध्य प्रदेश के लिए, तो थोड़ा-सा रुकना होगा, और कोशिश करें अगर हम अगेती बुआई कर रहे हैं, तो मध्य अक्टूबर के महीने से हमें जो है ना शुरू कर सकते हैं हम लोग जो है। ओके। कुछ अन्य किस्में हैं जो मध्यम पकने वाली किस्में होती हैं, जैसे काशी मुक्ति है या काशी समृद्धि है, जो हम बताते हैं अभी आपको। काशी मुक्ति है, मध्यम वाली है, इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, और पहली तुड़ाई इसमें जो है ना लगभग 60 दिन के आसपास इसमें जो है ना पहली तुड़ाई स्टार्ट की जा सकती है। ये हल्के हरे रंग वाली पत्ती वाली होती है, लगभग 9 से 10 फली प्रति पौधा मिलता है इसमें, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 8.5 से 9.5 सेंटीमीटर की होती है। इसमें बीज की मात्रा लगभग 7 से 8 बीज प्रति फली पाई जाती है। ये जो होती है उचित परिस्थिति में ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधक है, और इसकी उपज लगभग 90 से 115 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये हरी फली की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि इसकी उपज होती है इतनी। इसी प्रकार से काशी समृद्धि है, यह भी सीमित अर्ध सीमित बढ़वार वाला होता है, और ये मध्यम परिपक्वता की जो किस्म है, 7 से 8 बीज प्रति फली इसमें मिलती है, और लगभग ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधक है। औसत उपज इसकी जो होती है लगभग 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पाई गई है। अच्छा,
ये जो है कुछ ये किस्म जो है यह अगेती, ये भी ये अगेती किस्म है जिसमें कि पौधे की जो लंबाई होती है लगभग 58-61 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो है बुआई के लगभग 60 से 63 दिन के बाद तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। लगभग 9 से 10 फली प्रति पौधा मिलता है इसमें। और जो बीज की मात्रा है इसमें भी 8 से 9 बीज प्रति फली इसमें प्राप्त होती है। फलियों का जो औसत वजन है लगभग 9 से 10 ग्राम का होता है। और इसकी जो औसत फली उत्पादन है लगभग 95 से 105 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। दानों का भराव जो है लगभग 48 से लेकर के 50% तक होता है। और यह बिखरने शटरिंग के प्रति ये जो है ना अवरोधी है, तथा साथ में ये लीफ माइनर और पॉड बोरर के प्रति ये जो है ना सहिष्णु भी पाई गई है। इसके अलावा कुछ अन्य किस्में हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। मैं विशेष रूप से जोर देना चाहूंगा PSM3 के लिए। PSM3 ये जो है ना पंत सब्जी मटर 3 है। और ये जो वैरायटी है ये पंतनगर से विकसित किस्म है। और ये इसका जो पिकिंग होती है, ये इसकी जो तुड़ाई शुरू हो जाती है वो लगभग 60 से 75 दिन पे स्टार्ट हो जाती है और उपज लगभग 90 कुंटल आती है। और इसमें एक प्रति जो पॉड होता है या प्रति जो फली होती है इसमें लगभग 8 से 9 बीज होते हैं। और यह भी जो है ना बहुत ही पॉपुलर है आज के समय में। और इसका इतनी मीठी है ये जो है ना कि लोग इसको जो है ना मीठी के रूप में भी जो है ना काफी मतलब तेजी से इसको जो है ना अपने लिए अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और किस्म आप इसमें देख रहे होंगे AP3, आजाद P3। ठीक है, ये भी एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और ये भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि थोड़ा सा मीठापन इसमें कम होता है बाकी की अपेक्षा। मैं अब बहुत पुरानी किस्मों पे नहीं जाऊं चूंकि AP3 भी बहुत पुरानी किस्म हो गई है, तो एज कम्पेयर टू जो काशी नंदिनी है, काशी उदय है, काशी समृद्धि है या काशी अर्ली है, अगेती है, इनसे जो है ना काफी मतलब पुरानी इनकी अपेक्षा। तो इसलिए AP3 के लिए हालांकि आज भी लोग लगाते हैं AP3, थोड़ा सा लेट भी लगाते हैं, कुछ लोग मध्यम के रूप में भी लगाते हैं। तो अच्छा है AP3 भी। बट जो नई किस्में हैं मेरे ख्याल से लोगों को उस पर ज्यादा जाना चाहिए। AP3 जो है यह चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर से विकसित यह जो है किस्म है। और यह भी एक अर्ली किस्म है। लगभग 70 दिनों के बाद इसमें फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो है ना इसकी तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। और इसकी जो बुआई होती है लगभग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में की जानी चाहिए। ये जो है ना लगभग जो प्रति जो एकड़ दिया हुआ है 31.5 कुंटल प्रति एकड़ इसकी उपज होती है। लगभग ये मान के चलिए कि 80 से 90 कुंटल जो है इसकी उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा पंजाब से कुछ किस्में विकसित हुई हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, खासकर पंजाब 89, ये लेट किस्म है, पंजाब की लेट किस्म है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल हमारे जगह पे जो है ना कई लोगों ने मिर्ची मटर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो हालांकि मिर्ची मटर के लिए विशेष रूप से GS10 या CS10 की बात की जाती है कि वो मिर्ची मटर के रूप में है। लेकिन पंजाब 89 जो कि GS10 और CS10 जो है ना बाहर से लाई गई किस्में हैं और उसको लोग जो है ना लगा रहे हैं मिर्ची मटर के रूप में। अच्छी किस्म है, अच्छी लंबी किस्म है, लगभग इसमें 10 दाने होते हैं GS10 और CS10 में। लेकिन कुछ मायने में अगर हम अपने देश की अगर किस्म देखें तो पंजाब 89 जो है ना मिर्ची मटर के बराबर की एक फसल है। और यह भी जो है इसकी उपज बहुत अच्छी है। और इसमें जो आप बीज भराव है लगभग 55% इसमें जो है ना बीज भराव होता है। और इसमें जो लगभग इसकी उपज होती है बहुत अच्छी उपज होती है, लगभग 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उपज होती है। और यह जरूर लेट किस्म है लेकिन बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा आप पंजाब 88 भी देख रहे हैं और पंजाब 88 भी जो है ना लुधियाना विकसित किस्म है। और ये थोड़ी सी मध्यम भी कही जा सकती है कि मध्यम सीजन के लिए भी ये बहुत अच्छी है। हार्वेस्टिंग करते समय ये है कि लगभग लगभग जो है ना इसमें 100 दिन के आसपास में जाकर के इसमें जो है ना फसल की हार्वेस्टिंग हो पाती है। इसकी उपज जो है बहुत अच्छी है, लगभग 62 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उपज होती है। तो निश्चित रूप से ये जो उपज है इनकी और बहुत अच्छी है। और इन किस्मों को अगर किसान बंधु लगाते हैं, मैं सभी के प्रश्नों को दूंगा, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने रेज्ड हैंड भी किया हुआ है तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और निश्चित रूप से उनकी जो समस्याएं होंगी उसको भी मैं शामिल करूंगा। मैं ये तो खैर जो है ना हरी सब्जी फसल है, हरी सब्जी मटर है,
जिसको लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ किसान बंधु हैं जो कि हमारे देश में या हमारी जगह मध्य प्रदेश में भी जो है, जो खासकर चिकनी मटर या गोल मटर के लिए जो है ना भी खेती करते हैं, और खासकर वो दाल के उपयोग के लिए वो करते हैं, मटरा के उपयोग की, है ना। तो कुछ जो किस्में हैं, कानपुर में जो IIPR संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा कुछ किस्में विकसित की गई हैं। अगर कोई किसान बंधु हरी मटर के जगह पे जो है ना इन दाल वाली फसलों का उपयोग करना चाहते हैं, दाल वाली मटर के लिए करना चाहता है, उनके लिए वो IPDF 10-12 या IPDF 99-25, ये कुछ किस्में हैं जो कि IPDF या KDF के रूप में ये डेवलप की गई हैं, कानपुर के यहाँ से डेवलप हुई है, कानपुर से। और इन किस्मों का अगर वो प्रयोग करते हैं तो ये जो है जो दाल के रूप में है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुपचुप में लगती है, या जो चाट मसालों के चाट में लगती है, या फिर जो नमकीन में आपने देखा होगा मटर डले रहते हैं, गोल मटर रहते हैं वो। तो इस प्रकार से इस प्रकार के मटर के लिए जो है ना ये किस्में बहुत अच्छी IPDF 10-12 और IPDF 99-25 जो है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं जिनका उपयोग करके और इनको मतलब उगा करके जो है ना लोग गोल प्रकार की किस्म को भी उपयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें दो प्रकार की हैं, एक गोल चिकनी वाली बीज होते हैं, और एक इसमें जो क्या बोलते हैं, श्रिंक्ड वाली होती है, श्रिंक वाली होती है, जो कि उनकी मतलब उस प्रकार की जो हमारी सब्जी के रूप में उपयोग होती है। तो ये दो प्रकार की किस्में मैंने आप लोगों के लिए जो इसमें चर्चा में की जा सकती है। आगे हम किस प्रकार से बीजों का शोधन करें, किस प्रकार से हम उसको बीज की तैयारी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मटर है एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है नोड्यूल्स के फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, और यही वजह है कि इसमें जो बाहरी नत्रजन जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में करना पड़ता है। और सबसे अच्छी तरह अच्छा इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें हम राइजोबियम जो कल्चर मिलता है जो है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम वाला जो कल्चर है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे जो है वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है वो इनकी जड़ों में स्थिरीकृत हो जाता है, और इसके वजह से इनको जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो जो है ना भरपूर मात्रा में जो है ना इस स्थिरीकरण के माध्यम से यह प्राप्त हो जाती है। तो ये भी है कि इन जीवाणुओं को जो है ना हमारे मिट्टी में होना बहुत आवश्यक है, और मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त अगर नहीं होती है तो इसलिए जो है ना हमें राइजोबियम का जो है ना अलग से उपचारित करने की आवश्यकता पड़ती है। राइजोबियम को उपचारित करने के लिए बहुत ही सामान्य है कि इसमें एक पैकेट जो है ना 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, और लगभग इसमें बीजों को उपचारित करने के लिए लगभग 50 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल बना लें और गर्म कर उसको मिश्रण को तैयार कर लेना चाहिए। और ये मिश्रण जब ठंडा हो जाए, और जब ठंडा हो जाए तो इसमें एक पैकेट कल्चर मिला दें, और इस तरह से मिला लें कि जिससे जो है ना इसके ऊपर मतलब जब हम इसको बीज में डालें तो अच्छी प्रकार से यह जो है ना चिपक जाए, और जब ये चिपक जाता है, इसका लेप अगर लग जाता है तो इसको अच्छे प्रकार से सुखाने के बाद ही इसकी बुआई करें। चूंकि राइजोबियम फसल फसल के लिए अति आवश्यक है, इसलिए ये मान के चले कि हम अगर बुआई कर रहे हैं मटर की तो हमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना ही करना है। और अगर जो किसान अगर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि वो भी करना शुरू कर दें। इससे हमारी जो नत्रजन की जो उर्वरक के रूप में प्रदान करने का जो आवश्यकता रहती है वो कम हो जाती है, और जो हमारी कॉस्ट होती है वो कम होने लगती है। इसके अलावा जो है ना हम कवकनाशी जैसे कैप्टान थेराम से भी अगर हम जो है ना कल्चर आदि भी जो है ना राइजोबियम कल्चर के अनुकूल होते हैं, इनको भी साथ में हम कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में समय लेना चाहिए हमें, जो है ना मतलब लगातार नहीं कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें अगर कोई किसी का ट्रीटमेंट देना है तो हम कैप्टान या थेराम या जो भी हम फंजीसाइड है, खासकर जैसे हमने आपका कार्बेंडाजिम हो गया, उसका लोग प्रयोग करते हैं, और कार्बेंडाजिम का उपयोग करने के बाद या कैप्टान या थैरम का प्रयोग करने के बाद लगभग 2 से 3 या 4 से 5 दिन के बाद ही जो है ना हमें राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए, और तब जाकर के ही हमारी जो है ना फसल के लिए वो उपयुक्त रहेगा।
अन्यथा जो है ना, अगर हम लगातार में प्रयोग करते हैं कि हमने फंजीसाइड का प्रयोग कर लिया एज अ सीड ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद हमने सीधे राइजोबियम का कर लिया, तो ये राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया होता है, और कई बार उसकी जो कैपेबिलिटी है वो जो है ना कम हो जाती है अगर इन केमिकल फंजीसाइड से हम उपयोग करते हैं तो जैसा कि मैंने ये बताया कि बीज का सबसे पहले हमें उसका शोधन करना है, उसका उपचार करना बहुत जरूरी है। उपचार करने के बाद जब आता है समय आता है बुआई का, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें बुआई कब करनी चाहिए। तो मटर की बुआई का उपयुक्त समय जो है ना मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक करनी चाहिए, और नवंबर में भी ये ध्यान रखें कि कोशिश करें कि हमारी 15 नवंबर तक हमारी बुआई हो जाए। हम अगर फली के रूप में लेना चाहते हैं तो मध्य अक्टूबर से लेकर के और प्रथम सप्ताह अक्टूबर तक हम ले लें, और अगर बीज के लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो हम लगभग लगभग हमें जो है ना 15 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक हमें जो है ना बुआई अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए, अगर बीज के पर्पज से लेते हैं तो। कोशिश करें कि हम नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हरी फली के लिए जो है अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसकी जो है ना बुआई कर लें हम लोग। फिर भी जो है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर, जैसा मैंने बताया, वो समय उपयुक्त रहता है। बीज दर और दूरी अगर बात करूँ तो बीज का जो आकार है और बुआई के समय के अनुसार जो है ना बीज दर अलग-अलग हो सकती है। समय पर अगर हम बुआई करते हैं लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर हम बुआई कर लेते हैं तो लगभग 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ी हम आगे की बुआई करते हैं, समझिए अगर अब हमने जो है ना अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह तक हम अगर बुआई करते हैं तो थोड़ी-सी बीज की मात्रा हमें ज़रूर बढ़ा लेनी चाहिए। लगभग जो है 80 से 100 किलोग्राम बीज जो है ना पर्याप्त रहता है, अगर हम अगेती फसल लेते हैं तो। हाँ, अगर पछेती बुआई कर रहे हैं हम जो है ना, कुछ जैसे फसलें जैसे मैंने बताया पछेती बुआई के लिए भी उपयुक्त रहती है, तो उसके लिए भी हमें बीज दर थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, और लगभग 100 से 110 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर की मात्रा के साथ लेना चाहिए। हमें ये ध्यान रखिए, हम जब बीज की बुआई करें तो सीड कम फर्टी ड्रिल से ही बुआई करें, चूंकि फर्टिलाइजर उसमें अलग जाता है और सीड जो है ना अलग उसमें जाता है, तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो फर्टिलाइजर है वो मिट्टी में नीचे जाए, फिर उसके ऊपर सीड रहे। कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए। हालांकि मैंने कई बार देखा है किसान लोग जो उनका जो प्रैक्टिस होती है वो एक साथ मिला दिया जाता है, खासकर मटर का बीज और डीएपी की मात्रा जो है ना दोनों एक साथ मिला दी जाती है, और मिलाने के बाद जो है ना उसकी बुआई कर दी जाती है। इससे कोई नुकसान नुकसान तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नुकसान नहीं होता है, नुकसान हो सकता है कि अगर आपने बीज जो है ना डीएपी के साथ काफ़ी देर तक आपने मिला के रखा हुआ है और आपने बुआई जो है ना उसमें देर कर दी है बोने में, तो कई बार जो है जो डीएपी होता है वो बीज की अंकुरण क्षमता पर दुष्प्रभाव डालता है। तो कोशिश करें कि हम अलग-अलग मतलब सीड कम फर्टी से ही बोएँ, और जो बीज की दूरी होनी चाहिए कतार से कतार की जो दूरी होनी चाहिए लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, और बीज जो है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई तक बोया जा सकता है, और जो बीज से बीज की दूरी है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर या 8 से 10 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है। बट वो जब भी बीज बोएं ये ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में हो। अगर मिट्टी में नमी नहीं है, सपोज अगर आपने धान के खेत में अगर आपने जो है ना धान की खेती के बाद अगर आप मटर लगाते हैं, तो ये माना जाता है कि उसमें मिट्टी में पर्याप्त नमी है। तो कई बार जो है लोग एक जुताई करने के बाद या 2 मिट्टी के जो ढेले हैं वो फोड़ देने के बाद और भुरभुरी कर लेने के बाद वो सीधे बुआई कर लेते हैं, जिससे मिट्टी में जो नमी उपस्थित है वो उसकी मात्रा मिल जाती है। बट कई बार जो होता है कई बार क्या होता है कि जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में अगर अपन ने तुड़ाई कर ली है और उसके बाद हमें टाइम लग गया है बीज के बोने के समय, तो कई बार हमें उसमें पलेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। पलेवा करने के लगभग बाद में ही जो है ना हमें उसके जब बतर आ जाए या उसमें जो है ना काम करने योग्य बन जाए मिट्टी, तभी हमें उसमें जो है ना बुआई करनी चाहिए। तो बुआई का जो है वो सही प्रकार से करने पे जो है ना अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है। उर्वरक की जब हम मात्रा की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि चूँकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है और इसमें राइज़ोबियम कल्चर के माध्यम से नत्रजन का स्थिरीकरण हो जाता है, जिससे कि पौधे को अपने आप ही स्वतः ही जो है ना इसमें नत्रजन प्राप्त हो जाता है। बट फिर भी जो है ना हमें कुछ मात्रा में इसमें नत्रजन देना अति आवश्यक है, जो कि बुआई के समय ही दिया जाता है। खासकर 20 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस दिए देना आवश्यक है, और यह जो है डीएपी के माध्यम से लगभग 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जा सकता
होता है। और किसान बंधु यही मेरे ख्याल से करते भी हैं साथ में जब बोते हैं। तो पोटेशियम की जहाँ कमी है वहाँ पर लगभग हमें 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा हमें देनी चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि पोटेशियम हमारे मध्य प्रदेश में या देश में जो है पोटेशियम की मात्रा सफिशिएंट है, लेकिन कुछ जहाँ पे भी जहाँ पे सॉइल टेस्ट के माध्यम से यहाँ पता चलता है कि पोटेशियम की मात्रा वहाँ पे कम है, वहाँ पर हम लोग 20 किलोग्राम पोटाश जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से हमें देना चाहिए। तो इसके अलावा गंधक की भी कमी हो सकती है, और गंधक की कमी जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी है वहाँ 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गंधक देना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे देखा गंधक वहाँ पे काफी कम है और उपलब्ध ही नहीं है, तो ऐसी जगह पे भी हम जो है ना गंधक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, 25 से 30 किलोग्राम कर सकते हैं। बट जहाँ सामान्य रूप से गंधक उपस्थित भी हो लेकिन अगर कम है वहाँ पर, तो उसको हम लगभग 15 किलोग्राम तक ही हमें गंधक उपलब्ध करा दें। तो इससे भी जो है ना बीज में मतलब फसल में जो है ना एक अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया, और उसी अनुसार ही हमें पोषक तत्वों को खेत में दिया जाना चाहिए। सिंचाई कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो सिंचाई मटर के लिए बड़ी ही जो है ना एक ऐसी चीज है जिसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो उर्वरक हमें पास में है तो डाल भी दिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो गया तो चल गया। हाँ, हालांकि नत्रजन उर्वरक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। जितना आप ज्यादा मात्रा में अगर नत्रजन पता चला, कई बार लोग क्या करते हैं कि हमने बाद में ऊपर से यूरिया का छिड़काव कर दिया, एक आध यूरिया अलग से दे दिया, तो यूरिया जहां आपने दिया उससे क्या होता है कि जो राइजोबियम का जो असर होना चाहिए तो वो असर खत्म होने लगता है, और इसकी वजह से जो नोड्यूलेशन है वो कम होने लगता है, और उससे उपज प्रभावित होती है, और फसल भी देर से पकने लगती है, देर से उसमें होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होने लगती है। इस वजह से नत्रजन की मात्रा सीमित मात्रा में दें। सिंचाई की मैं बात कर रहा था, क्योंकि सिंचाई बहुत आवश्यक है और लेकिन बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मैं बताऊं, अगर कई बार क्या है, लोग सिंचाई करते हैं और सिंचाई करते करते अगर मान लीजिए कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो गया, मान लीजिए अगर आपने सिंचाई की और कहीं पानी जो है ना 5-6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए अगर वहां इकट्ठा हो गया, तो ये मान के चलिए कि आपकी फसल जिस जहां पे भी भर गया पानी, वो जगह पे वो फसल जो है ना सूख जाएगी, पीली पड़ जाएगी, और फिर उसको जो है ना दोबारा से उसको आप ये सोचे कि मैं इसको रिवाइव कर लूं या कुछ ऐसा काम करके जो है ना उसको ठीक कर लूं, वो संभव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि पानी भरने ना पाए खेत में, तो इसका जरूर ध्यान दें। हालांकि सिंचाई जो है ना आवश्यकता अनुसार करे, जितनी आवश्यक है उतना ही करे। पलेवा अगर की आवश्यकता है तो पलेवा करके ही बीज की बुवाई करें, और वो उसके बाद जो है ना लगभग जैसे ही 10 से 15 दिन होता है उसके बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। हालांकि जो जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं, मतलब जिस समय हमें आवश्यक रूप से सिंचाई करनी होती है, वो होती है फूल आने का समय और जब फलियां बनती हैं उस समय। मतलब ये 2 समय ऐसे हैं जब हमें सिंचाई करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। फूल आने का समय लगभग लगभग जो है ना 30 से 35 दिन या 40 दिन पे फूल आने लगता है, और जो फलियां होती हैं उसके 10 दिन के आसपास से जो है ना फलियां अच्छे से विकसित होने शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 60 से 70 दिन पे जो है ना फलियों में तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है सामान्य रूप से। हाँ, हालांकि मैंने एक चीज और बताना भूला मैंने कि अर्किल भी एक अच्छी किस्म है, लेकिन बहुत पुरानी किस्म है, इसलिए मैंने अर्किल की विशेष यहाँ पर चर्चा नहीं की है। हालांकि अर्किल अभी भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन जो हमारी शासन का कहना है कि बहुत पुरानी किस्मों के बजाय अब हमें नई किस्मों की ओर ध्यान आवश्यक रूप से देना चाहिए। जैसे नई किस्मों का जो है, जो कि नई किस्में नए रूप से विकसित की गई हैं, उनको इसलिए जो है ना आवश्यक है कि उनको उपयोग में लाएं हम लोग। तो सिंचाई का ध्यान जरूर रखें, पानी खेत में बिल्कुल भी ना जो है ना उसमें भराव हो पाए। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण, जैसे चूंकि सब्जी की फसल है, खरपतवार कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो कोशिश करें कि खरपतवार कुछ नियंत्रित कर सके। हाथ से अगर एक बार निदाई होती है तो आप ये कोशिश करें कि जो भी हमारे यहाँ अगर हाथ से निदाई कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर में हम एक बार निदाई कर ही दें, अगर हाथ से निदाई कर रहे हैं तो। अगर
हमने कोई खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है, तो इस खरपतवार नाशी के लिए हमें जो है ना पेंडिमिथिलिन स्टाम्प 30 आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग से ये जरूर ध्यान रखें कि जब हम इसका प्रयोग करें तो इसके मतलब बीज के बुआई के लगभग 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में ही इसका वो अप्लाई कर देना चाहिए फील्ड में जो है। मतलब अंकुरण के पूर्व ही इसका जो है इसको जो है ना खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि लगभग 15 से 20 दिनों तक हमारे खेतों में किसी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं जमता है और हमारी फसल जो होती है एक अच्छे खरपतवार मुक्त खेतों में जो है ना फसल आगे बढ़ती है। तो ये ध्यान रखें कि खरपतवार नाशी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक स्टाम्प 30 का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि लगभग 20 से 25 दिन या 15 से 25 दिन के बीच में एक जो है हाथ से अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो हाथ से कर दें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 25 दिन अगर हो गए हैं तो 25 दिन के बाद या अगर आप देख रहे हैं कि फूल आना शुरू हो गया है तो आप किसी भी प्रकार से उसमें निदाई नहीं कर सकते। ये मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी फूल आने शुरू हो गए हैं तो हम निदाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मटर इतनी इतनी मतलब डेलिकेट फसल है या मतलब मुलायम फसल है, इतनी मुलायम है कि अगर आपने उसका पौधा उठा करके यहाँ से वहां पलटा भी कि निदाई हो जाए, यहाँ की घास निकाल लूं, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आपने जैसे ही पलटा उसकी जो तना होता है मुलायम तना, वो तुरंत ही जो है ना उसमें मुड़ जाने की वजह से या कुछ भी हो जाने की डैमेज हो जाता है और फिर फसल जो है ना सूख जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग, जैसा पहले मैंने बताया कि पेंडिमिथिलिन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और खरपतवार नाशी मैं बताता हूँ जो कि खड़ी फसल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका नाम है मेट्रीब्यूजिन। मेट्रीब्यूजिन एक ऐसी जो खरपतवार नाशी है, बाजार में उपलब्ध होती है। और अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसकी मात्रा लगभग लगभग जो है ना 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में, 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका इस प्रकार से घोल बनाए। और इसकी जो एप्लीकेशन है, इसको हम लगभग 15 से 20 दिन के बाद, बुआई करने के 15 से 20 दिन के बाद, क्योंकि 15 से 20 दिन तक तो हमारा जो है ना पेंडिमिथिलिन का असर रहता है। इससे क्या है कि कोई खरपतवार विशेष रूप से नहीं आ पाता है। 15 से 20 दिन के बाद जो है खरपतवार, नए नए खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। खासकर इसमें जो खरपतवार होते हैं जैसे बथुआ है, सेंजी है या कृष्णनील है, इस प्रकार के खरपतवार जरूर आते हैं। तो जैसे ही 15-20 दिन हमारे खत्म होते हैं, हमें कोशिश करना होता है कि बिल्कुल जैसे ही शुरुआती अवस्था में हो तभी अगर हम मेट्रीब्यूजिन का इस्तेमाल कर दें, खड़ी फसल में भी कर देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है और फसल में भी जो है ना कोई विशेष प्रकार का कोई भी दुष्परिणाम नहीं देखा गया है। तो पेंडी में इसका जो मेट्रीब्यूजिन का है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं 15 से 20 दिन के बाद या 20 से 25 दिन के बीच में अगर हम कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो आने वाली फसल है वो हमें फिर दोबारा से कोई भी हाथ के माध्यम से या मैनुअली जो है वीड कंट्रोल हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग मैनुअली बहुत ज्यादा उस पर मेहनत ना करें, क्योंकि इससे कॉस्ट भी बढ़ती है। दूसरी चीज क्या है, पौधों को नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि हम अगर संभव हो सके तो इसका अगर प्रयोग कर सकते हैं तो इसका प्रयोग कर लें। और इससे जो है ना फसल में लंबे समय तक खरपतवार नहीं आते हैं। कुछ रोग आते हैं इसमें, खासकर जो है इसमें रस्ट का एक रोग आता है। आपने देखा कई बार इसमें जो है हल्के से चमकदार पीले रंग के, हल्दी के रंग के फफोले से नजर आते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर ये ज्यादा आते हैं और इससे पत्तियां मुरझा जाती है और अंत में पौधा सूख करके मर जाता है। तो रस्ट आता है, हालांकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कोशिश करें कि अगेती फसल बोने से रोग का असर कम हो जाता है। तो अगेती अगर फसल बोते हैं तो इससे जो है रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने उसमें लेवल में अपने मतलब अवॉइड कर सकते हैं इस प्रकार के रोग आने को। इसके अलावा जो फ्यूजेरियम विल्ट है, कई बार हम देखते हैं कि पत्तियां जो है ना पीली पड़ने लगती हैं, नीचे की ओर मुड़ करके सूखी और पीली पड़ जाती हैं, तनों में भी जो है ना और जड़ों में भी जो है ना खुरदरे खुरदरे से जो है ना खुरन टाइप के पड़ जाते हैं। इससे जल्दी से वो सूख जाता है और ये एक्चुअली क्या है, एक मृदा जनित रोग है और ये जो है रोग मिट्टी में ही जमा रहता है। तो जरूरी ये है कि हम मिट्टी को जो है उपचार करें। और मिट्टी को उपचार करने के लिए दो प्रकार हो सकता है, बीज का उपचार जरूरी है और मिट्टी का
भी उपचार किया जा सकता है। तो जैसा हम जानते हैं ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के साथ अगर हम बीज का उपचार कर लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो अगर हमने अगर कार्बेंडाजिम या थायराम से उपचार नहीं किया है या फंजीसाइड का से उपचार नहीं किया है, तो ट्राइकोडर्मा एक ऐसा है जिसके से उपचार करने से भी जो है ना हम बीजों के माध्यम से होने वाले या मिट्टी के माध्यम से होने वाले कोई भी जो फंगस है उनका जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर फिजिरियम विल्ट के लिए कर सकते हैं। हाँ, जब मैं बात कर रहा था कि मिट्टी का उपचार करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद होती है, उस गोबर की खाद को जो हम, चूंकि हम जानते हैं कि गोबर की खाद को हमें जो है ना मिट्टी में मिलाते हैं, हर कोई जो है ना किसान जो है ना गोबर की खाद देता है और उसको मिट्टी में मिलाता है। तो कोशिश ये करें कि जब गोबर की खाद लें तो गोबर की खाद में जो है ना हम ट्राइकोडर्मा वीडी को लेकर के उसको जो है ना भुरक दें उसमें, और उसको इस प्रकार से रखें 6-7 दिन 8 दिन तक उसको इस प्रकार से रखें छायेदार स्थान में, और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी जो है ना उसमें डालते रहें, खींचते रहें, जिससे कि उसमें उसमें जो है ना किसी प्रकार का सूखा ना हो पाए, जो आपका जो खाद है गोबर की खाद है, और उसमें पानी मिला करके हल्का हल्का खींचते रहें। तो इससे क्या होता है कि बहुत तेजी से ट्राइकोडर्मा होता है वो गोबर की खाद में फैल जाता है, और हम इसको इस पूरे गोबर की खाद को जब हम खेत में फैला देते हैं तो ना केवल हम खाद फैलाते हैं बल्कि साथ में हम ट्राइकोडर्मा नाम का जो ऐसा फंजीसाइड है वो कह लूं मैं इसको जो है ना कि इस प्रकार का डाल देते हैं जिससे कि वो जो है ना मिट्टी को भी उपचारित कर देता है, और इस प्रकार से जो मिट्टी जनित रोग है, मृदा जनित रोग है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बीज का उपचार आवश्यक रूप से करें। बीज का उपचार एक प्रकार का पोलियो के टीके जैसा होता है कि आपने लगाया, ये मान के चलिए कि लगभग आपने 50% अपनी फसल को जो है ना खराब होने से बचा लिया, तो निश्चित रूप से आपको जो है ना ये उपचार जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू भी आता है, आप डाउनी मिल्ड्यू भी एक रोग है जो कि आता है, खासकर यह रोग जो है ना ऊपरी सतह पर पीले और निचली सतह पर इसमें जो है ना रुई जैसे थोड़ा सा फफूंद जैसे आ जाते हैं, और ये रोगग्रस्त पौधों की बढ़वार इससे रुक जाती है। पत्तियां समय से पहले ही झड़ने लग जाती हैं, और संक्रमण अधिक होने पर जो है ना इसमें हमें कुछ फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जैसे कि 0.2% मतलब लगभग 2 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाते हुए इसका छिड़काव करना चाहिए, या जिनेब जो होता है डाइथिन जेड 78 इसका प्रयोग कर सकते हैं, और यह प्रति हेक्टेयर की मात्रा में जो है ना अप्लाई करने पर इतनी ही मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा इस्तेमाल करें। लगभग पानी की मात्रा लगभग 400 से 800 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करने से इस रोग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक बहुत ही मैं बोलूंगा कि डेंजरस एक है, जैसे ही जो खासकर ये बीज वाली फसलों में ज्यादा आता है, जहां बीज के लिए हम लोग फसल लेते हैं और थोड़ा सा जैसे ही गर्मी बढ़ती है, खासकर फरवरी का महीना आता है और उसी बीच में जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ये रोग आने लगता है। आपने देखा होगा ऊपर जो है ना बिल्कुल पाउडर के रूप में या चूर्ण के रूप में जो है ना ऐसा लगता है जैसे ऊपर बिल्कुल फैल गया है। तो इस प्रकार का रोग आता है, और इससे जो है ना हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाती है, बीज का जो बनाव है वो कम हो जाता है, फलियों का जो बढ़वार है वो कम हो जाती है, और इस प्रकार से जो है ना धीरे धीरे इसमें परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए गंधक का चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 3 ग्राम की दवा जो है ना प्रति लीटर पानी में मिलाए और 1 हेक्टेयर में उस हिसाब से इसका छिड़काव कर दें। जैसे मैंने बताया कुछ रोग-रोधी किस्में हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अन्य के जो फंजीसाइड हैं, खासकर पेंकोनोजॉल 1 ml जो दवा होती है 4 लीटर पानी में मिलाकर, या कैलेक्सिन जो होता है 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर इस्तेमाल करते हैं हम 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार अगर छिड़काव कर दें, तो इससे जो है ना काफ़ी इस रोग को जो है ना नियंत्रण किया जा सकता है। बट कोशिश ये करें कि जैसे ही आपको दिखाई देना लगे खेत में कि हाँ भाई ये जो है ना पाउडरी मिल्ड्यू या जो चूनी फफूंदी रोग आने लगा है, तो आप तुरंत इस अगर अप्लाई करते हैं तो इस रोग को तुरंत ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में अगर हम कंट्रोल करने जाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, और इससे जो है ना फसल काफ़ी देर हो जाती है इसको कंट्रोल करने में। कीटों की बात करूँ तो तना मक्खी होती है, और ये तना मक्खी जो होती है पूरे देश में ये जो है ना सबसे परेशान करने वाली ये कीट होता है, खासकर मटर के लिए। और ये पत्तियों, डंठलों, कोमल तनों में गांठें बनाकर उसमें अंडे दे देती है, और ये जो इसकी इल्ली होती है, सड़ी पत्ती
के डंठल या कोमल तनों में घुस करके और अंदर का पूरा पार्ट खा जाती है और पौधे जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं और झुक जाते हैं। पत्तियाँ पीली पड़ जाएँगी और पौधा अंत में मर जाता है। तो इसके लिए हमें जो है ना कई कई जो है ना हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें हम लोग, नाइट्रोजन की समुचित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए इसमें। कोशिश करें इसमें जो नीम कर्नेल का पाउडर है 4% मतलब 40 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी में जो है ना मिला करके इसका छिड़काव करें। क्विनोल फॉस या फिर क्या बोलते हैं आपका जो क्विनोल फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या बोलते हैं आपका लीफ माइनर का है उसको हम जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो लीफ माइनर आपने देखा होगा कई बार जो है ना पत्तियों में सुरंग बना करके जो है ना ये पत्तियों को नुकसान करता है। इसके अलावा एफिड भी आता है तने में थोड़ा-सा गर्मी का समय रहता है तो उस समय एफिड आता है और जब एफिड को जो है ना ये जिसे माहू कहते हैं इसके लिए हम कोशिश करें कि अज़ेडिरेक्टिन जो आती है उसका लगभग 300 पीपीएम या 5 से 10 एमएल प्रति लीटर या 5% के हिसाब से 0.5 एमएल प्रति लीटर की दर से 10 दिनों के अंतराल में इसका जो है ना छिड़काव करें। कीटनाशक के रूप में अगर हमें एफिड का कंट्रोल करना है तो इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल किया जा सकता है या थायोमेथाक्सिम का है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एसिटामाप्रिड भी है जिसका इस्तेमाल करने से काफ़ी काफ़ी मतलब मात्रा में इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एफिड को। तो खासकर एसिटामाप्रिड का भी प्रयोग किया जा सकता है जिसकी मात्रा लगभग 0.7 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, कुछ जो है ना पॉट बोरर भी आते हैं, पॉट बोरर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। फल बेधक जो होते हैं इनका भी हमें कंट्रोल करना आवश्यक है। अगेती किस्मों के बजाय ये पछेती प्रजातियों में ज़्यादा इसका प्रकोप होता है और इसके लिए हमें जो नीम कर्नेल है उसका 4% या बैसिलस thuringiensis का भी इस्तेमाल बीटी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको हमें लगभग 2.5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा के साथ में पुष्पावस्था के समय में छिड़काव करें और कुछ कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे रेनेक्सिपायर हो गया 0.3 ml पर लीटर, इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया जो कि 0.45 ग्राम पर लीटर, इंडोक्साकार्ब है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं इन फल बेधक को भी जो है ना हम कंट्रोल किया जा सकता है। तुड़ाई की बात करता हूँ तो तुड़ाई जो है ना हमें अगेती किस्मों की तुड़ाई हमें लगभग 60 से 65 दिन के आसपास हम कर लेते हैं। मध्यम किस्में जो होती हैं लगभग 85 से 90 दिन तक हम करते हैं और जो लेट किस्में होती हैं उनकी 100 से 110 दिनों के बाद तुड़ाई किया जा सकता है। लगभग 7 से 10 दिनों में 2 से 3 तुड़ाई की जाती है और अगेती किस्मों की उपज थोड़ी कम होती है, दाना भी कम आता है, लेकिन जो मध्यम है और पछेती किस्में हैं, अच्छी अच्छी उपज देती हैं मध्यम किस्में और पछेती किस्में। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि जो अभी की जो विकसित किस्में हैं, वो बहुत अच्छी किस्में जो है ना उपज दे रही हैं। लगभग जो है ना अगेती किस्में भी जो है ना 90 कुंटल तक जो है ना उपज जाने लगी है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है कि हम नई किस्मों का इस्तेमाल करें, जो कि अगेती किस्में हैं। कुछ मध्यम किस्में हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है और पछेती किस्मों के रूप में लोग जो जैसे मैंने बताया आपको कि CS10 और GS10 या पंजाब 89 ये जो है ना इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो किस्में हैं बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका प्रयोग करने से निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। बीज के लिए भी लोग जो है ना जा सकते हैं बीज उत्पादन के क्योंकि बीज उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये तो हमने अभी आपको कमर्शियल फलियों का उत्पादन के रूप में बताया है, लेकिन बीज उत्पादन भी एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से किसान जो है ना अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो बीज के लिए उनको 15 नवंबर जैसा मैंने बताया कि बीज के लिए लगभग 15 नवंबर के आसपास बुआई कर लेनी चाहिए और इसकी जो तुड़ाई होती है लगभग मार्च के महीने में इसकी जो है ना फल पक मतलब बीज पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और लगभग मार्च के महीने में हम इसकी जो है ना तुड़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है ना लेते हैं इनके
लिए जो है ना विभिन्न संस्थाएं हैं जो ब्रीडर सीड बनाती हैं। ब्रीडर सीड हम अगर संस्थाओं से लेते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भी है, यहाँ पर PSM 3 का, काशी नंदिनी का, काशी उदय का बीज यहाँ पर बनाया जाता है और डायरेक्टर फार्म के माध्यम से जो है वहाँ पे उपलब्ध होता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर प्यासी साहब ने आप लोगों को बताया भी होगा कि वहाँ पर जो है ना बीज की उपलब्धता प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जो कुछ फसलें मतलब कुछ जो प्रजातियां जो हमने बताई आपको, नई प्रजातियां हैं, IIVR वाराणसी में है, उपलब्ध है, वहां से भी उन किस्मों को प्राप्त किया जा सकता है। और जो मैंने पंजाब की किस्में बताई, उन पंजाब की किस्मों को हम जो है PAU लुधियाना से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमारी कई जो मार्केट में है, बाजारों में है, इन किस्मों की उपलब्धता हो जाती है और इसको हम ले सकते हैं। तो ये जो है मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना मैंने आप लोगों को जानकारी जो दी ये मटर की बहुत अच्छी है। आजकल आपको एक और मैं थोड़ी-सी सूचना देना चाहूँगा, आजकल फलियों सहित हम लोग जो है ना मतलब जो इसकी जो फली है होती है, वो भी खाने योग्य बनी हुई हैं। तो इसकी कुछ किस्में हैं जो है उसका उन किस्मों का भी जो है ना जैसे मीठी फली के नाम से एक अच्छी किस्म है, जिसमें कि हम फली को ही खाते हैं। मीठी फली ही नाम है उसका जो है। तो ऐसी किस्मों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं आजकल जो है ना जिसको फली सहित खा लेना होता है, जैसे हम ब ब बरबटी खाते हैं या सेम खाते हैं, इसी तरीके से इसकी फलियों को भी हम जो है ना सब्जी के रूप में इसको बना करके खा सकते हैं। बहुत ही मीठी होती है, सामान्य रूप से भी खाने में ऐसे ही अगर हम जो है तोड़ करके खा लें तो हमें लगता है कि वाह! क्या बढ़िया मस्त जो है ना सब्जी हमने खाई हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। कुछ हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें छूट भी रही हों, तो हो सकता है कि जो डिस्कशन है आप लोगों के माध्यम से जो मैं डिस्कशन करूँगा तो हो सकता है कि उससे काफ़ी कुछ निकल कर के सामने आ जाएगा और मैं आप लोगों को जो है ना बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी किसान बंधु हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही सरल और तकनीकी भाषा में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मटर की पूरा जो गहराई है से कैसे हम उसका उत्पादन ले सकते हैं और वैरायटी के बारे में बताया। तो अभी साथ सर कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है सवाल रखना चाहते हैं आपके समक्ष। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। कुछ चैट बॉक्स में है और कुछ हैंड रेज भी कर रहे हैं, तो मैं अ, उनसे निवेदन करूंगा आए और एक एक करके अपने सवाल रख सकते हैं। तो अ, हेलो रोहित रोहित चौधरी जी। रोहित जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। रोहित जी अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी। नमस्कार सर। सर मैं चौधरी बात कर रहा हूँ सर जी में। सर मैंने 12 फीट का गन्ना बो रखा है और मैं उस गन्ने के बीच में अगेती मटर को लगाना चाह रहा हूँ। तो सर वैसे तो कल को प्लांटिंग करने की सोच रहा हूँ, क्या कल प्लांटिंग करना उचित रहेगा? आप कहाँ के हैं किसान? कहाँ से हैं आप बताइए सर प्लीज। ये बदायूं पड़ता है, यूपी बदायूं में उत्तर बदायूं प्रदेश से। से। बदायूं उत्तर प्रदेश। हाँ जी। बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ जी। देखिए आप सबसे पहले देखें कि इस समय जो है मौसम विभाग ने एक अभी अलर्ट जारी किया हुआ है फिलहाल के लिए, जो कि जी मध्य सर। प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से होता हुआ एक टर्फ जा रहा था। शायद आप मौसम के हिसाब से, मेरे ख्याल से आपको कोशिश करनी चाहिए कि मौसम के हिसाब से ही हम अपनी फसलों को बोएं। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज, जैसा आपने बोला कि हम गन्ने के बीच में हमारे पास में जगह है और अगर हम उसमें लेना चाहें तो अगर गन्ना अगर अभी छोटी अवस्था में है, अगर आपने अभी लगा रहे हैं गन्ना और अगर अभी छोटी अवस्था में है तो गन्ने के बीच में आप ले सकते हैं, उसमें फसल ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो मटर की फसल है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है ना प्रकाश की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है। तो लाइट हमेशा उपस्थित रहे, वहां पे उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि जब गन्ना अगर कहीं बड़ा हो गया उस बीच में और आपको लगता है कि हमारी फसल दब रही है, तो ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किसी भी प्रकार से जो है ना प्रकाश की उपलब्धता कम ना होने पाए। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे क्या है पिछले साल भी सर मैंने मटर लगाई थी, गन्ना जो है वो सर अपना 12 फीट की दूरी पे हम। आपकी तो पिछले आवाज साल मैंने हाँ, जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अब अब सर आपको साफ आ रही है इस समय? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बोले भी,
बोले। तो पिछले साल जो मैंने मटर लगाई थी वो मैंने अगले महीने लगाई थी, मतलब अक्टूबर में लगाई थी, 20 अक्टूबर के अप्रोक्सीमेट, और मैंने GS10 लगाई थी। करेक्ट। तो सर उसका मार्केट में भाव नहीं मिल पाया था सही। तो इस बार सर अर्किल को जल्दी लगाने की सोच रहे हैं, जिससे क्या है 40-50 रुपए मार्केट में भाव भी अच्छा मिल जाएगा। और गन्ने की वजह से क्या है कि उसमें नमी अच्छी बनी रहेगी इस समय, और मेरी मटर को मतलब आसानी से उग जाएगी। तो ये चीज आपसे पूछ रहा था कि इस चीज में कोई समस्या तो नहीं आएगी? नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अर्किल क्या है कि एक अर्ली फसल है। और हालांकि मैं आपको इसमें काशी नंदिनी अगर आप प्रयोग करते हैं, या PSM3 चूंकि आपके वहां पास में पड़ेगा, PSM3 पंतनगर यूनिवर्सिटी से अगर आप ले लेते हैं तो वो भी एक अच्छी किस्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगेती किस्म है। जैसे आपने बोला कि हमने GS10 लगाया था, तो GS10 क्या है, थोड़ी लेट फसल है ना। तो आप उसको जो है ना, अगर आपको उसकी बुआई भी करनी है तो आपको थोड़ा लेट करके बुआई करनी पड़ेगी। लगभग नवंबर के सेकेंड वीक में आप जाकर के बुआई करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। GS10 या CS10 अगर आप लगाते हैं तो तभी फायदेमंद रहेगी। अभी के हिसाब से आप अगेती जो किस्म है, अर्किल है या काशी नंदिनी है, काशी उदय है इनका, या काशी अगेती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको PSM3 भी मिल जाती है तो वो भी एक बेहतर उपाय है। मैंने सर 3 चीजों के अपने मतलब देसी खाद बना रखी है। खाद में एक तो ट्राइकोडर्मा को मिला के रख रखा है पिछले 10 दिनों से, बवेरिया वेसियानो को, और सर अपना कंसोल्टिया जो होता है। जी तो इन तीनों चीजों का भी उपयोग करके मैं रात को मतलब इन सब चीजों को अपने फील्ड में बिखेर कर, और उसके बाद अपना बीज बखेर कर, सुबह को कूड़ो आलू वाली जो मशीन होती है उससे कूड़ खिंचवा देंगे। ठीक है, ये चीज सोची है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। तो उससे क्या है ना सर, इरिगेशन में इजीनेस रहेगी, और बरसात की अवस्था में भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। हालांकि बरसात की समस्या नहीं जाती है, केवल ये होता है कि जब आप इरिगेशन करें या जब भी करें, ये जरूर ध्यान रखें कि वहां पानी ना इकट्ठा होने पाए। किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से वहां पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। चाहे वो हम चाहें कि 2 घंटे के लिए पानी इकट्ठा हो जाए, तो भी आप कोशिश करेंगे वहां पानी इकट्ठा ना हो। जी सर, इसी वजह से बैक पे करने का सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कूड़ बना रहे हैं, ठीक है ना, पहले से ही कूड़ बना के रखें। और ध्यान रखें कि मटर की फसल को बार बार उठाना या पलटना बिल्कुल ना कर पाए, ना करें। का उपयोग करेंगे सर, उससे क्या है कि नराई से बच जाएंगे। बिल्कुल पेंडिमिथिलिन का उपयोग करें आप जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अन्य सदस्यों से अनुग्रह है कि कृपया अगर सर से कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करके डायरेक्टली आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम चैट बॉक्स के प्रश्न लेंगे। जी जी जी। अगर किन्हीं सदस्यों के प्रश्न है तो डायरेक्टली हैंड रेज करके आप सर से पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम चैट बॉक्स के प्रश्न लेंगे। अभी आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। तब तक ले लेते हैं सर चैट बॉक्स का। सुरेश जी, चैट बॉक्स के कोई क्वेश्चन हो तो उसमें देख ले। मैं सौरभ दुबे जी पूछे हैं सर, मैट्री ब्यूजन को क्या अन्य सब्जी वाली जो फसल है उसमें भी उपयोग कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है उनका। मेट्रीब्यूजन क्या है? जैसे पेंडिमिथिलिन है, वैसे मेट्रीब्यूजन भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेट्रीब्यूजन क्या है। ये भी एक प्री इमर्जेंस वीडिसाइड है वैसे तो। और ज्यादातर ये टमाटर, बैगन, मिर्च में जैसे हम पेंडिमिथिलिन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो हमने मटर के लिए खासकर देखा है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। कमर्शियल खेती के रूप में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। मेट्रीब्यूजन जो है मटर के लिए बहुत अच्छा है, जिसको आप 15 से 20 दिन बाद खड़ी फसल में भी ले सकते हैं। हालांकि जो आप बोल रहे हैं अन्य फसलों में, तो मैं पर्सनली, मेरा ये विचार है, मैंने देखा है टमाटर की फसल में मैंने जो है ना मेट्रीब्यूजन इस्तेमाल किया हुआ है। यही दर से इस्तेमाल किया हुआ, 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मैंने ही इस्तेमाल किया हुआ है। मेरे टमाटर जो है ना, मेरे टमाटर को कुछ नहीं हुआ, और जो बाकी घास थी वो मर गई है। लेकिन 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 बिल्कुल ध्यान रखें, ये साइंटिफिकली ना किसी ने इसको रिकमेंड किया है, ना ही किसी ने इसको कहा है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जिससे मैंने बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट इसको खड़ी फसल में कमर्शियल रूप से ना इस्तेमाल करें। पहले अपने खेतों में थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी जगह में डालकर दें पहले। आपको अगर ये सही लगता है कि आपकी टमाटर की फसल में कोई नुकसान नहीं हो रहा है और घास मर जा रही है, तो आप इसको एक बार प्रयोग कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कहीं भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड रिकमेंडेशन नहीं है। सर इसको हुड लगा करना चाहिए या वैसे ही करना चाहिए? अगर एक्सपीरियंस के आधार पर करें तो देखिए,
आपको मैंने बताया जो है ना, अगर खड़ी फसल में कर रहे हैं तो आप हुड जरूर लगाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बिल्कुल दूसरी सही मतलब बात मेन फसल में आपके उसमें जच बिल्कुल जाए जो है ना, ठीक है ना। बिल्कुल लेकिन क्या है कि मटर की फसल हमारी बहुत नजदीक होती, 30 सेंटीमीटर की दूरी, मटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टमाटर की फसल हमारी जो है ना दूर हो सकती है, 1-1 मीटर की दूरी पे लोग लगाते हैं। तो टमाटर की जी फसल में आप हुड लगा के भी करेंगे तो मेट्रिब्यूजिन या डाल लें या पेंडिमेथिलिन डाल लें या कोई अन्य वीडीसाइड भी डालते हैं आप जो है ना, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होती। आप ग्लाइफोसेट डाल देते हैं आप जो है ना कि भाई हुड डाल के लगा देते हैं, चारों तरफ से दोनों साइड से पर्दा लगा देते हैं या पॉलिथीन का वो दे देते हैं, जिससे कि हमारी फसल को नुकसान ना हो, सीधे सीधे हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अपना जो है ना फसल का बचाव करते हुए वीडीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक सर ठीक जी धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर संजय जैन सर, केवीके बैतूल से। जी सर बताइए। अनम्यूट करें अपने आप को, प्रश्न रखें सर। जी संजय सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर यू हैव गिवन हियर। सर थोड़ा लीक से हटके प्रश्न था एक, हमारे लोकेलिटी में हल्दी और अदरक के लिए कोई वीडीसाइड रिकमेंडेड है क्या? आपने प्रश्न बहुत बढ़िया बोला। मैं फिर से कहूंगा कि आप कोशिश करें पहले अपने, आपके तो केवीके है ही जो है, हल्दी और अदरक दोनों बहुत अच्छी मात्रा में लगाते हैं, लेकिन हल्दी के लिए मैं कहूंगा अगर अगर थोड़ा सा जो ग्लाइफोसेट की जो एक्चुअल मात्रा है जो हम लोग बोलते हैं जो हम लोग जो हम लोग ना ग्लाइफोसेट जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं कि लगभग 70 से 100 मतलब ग्राम की मात्रा ले लेते हैं एक टंकी में जो है ना, 15 लीटर की टंकी में ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 40 ग्राम की मात्रा लेते हैं और एक टंकी में डाल करके स्प्रे करते हैं, पहले अपने केवीके में लगा के देखिएगा। मेरे द्वारा किया गया है, मैंने देखा है कि जो हल्दी की फसल, खासकर हल्दी, अदरक के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हल्दी की फसल में अगर आप ग्लाइफोसेट डालते हैं तो हल्दी में थोड़ा जर्क आता है, निश्चित रूप से जर्क आता है, लेकिन हल्दी की फसल में जितने भी घास होती है बाकी सब मर जाती है। जैसे ही आप वीडीसाइड डालते हैं ग्लाइफोसेट का, उसके 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आप जो है ना कोशिश करें एक बार इरिगेशन कर दें, जिससे कि जो है ना आपको उसका जो जर्क है लगा हुआ है वो कम हो जाए। तो ये भी मेरे द्वारा, मैंने खुद अपने खेत में प्रैक्टिस किया हुआ है, बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो है ना रिकमेंडेड फिर से नहीं है। अपने खेत में लगा के देखें क्या ये इसको फायदेमंद है कि नहीं। मैंने किया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने किया हुआ है, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा और कोई भी जो है ना वीडीसाइड वर्क नहीं करता है, क्योंकि खड़ी फसल में रहता है तो कोई एक्चुअल में सर एनएचएम जो प्रोजेक्ट चल रहा है या एमआईडीएच का, यहाँ पर हल्दी अदरक फार्म पे लगी हुई है हमारे केवीके में, और किसानों की भी क्वेरी रहती है कि उनको एक वीडीसाइड पोस्ट इमरजेंसी वीडीसाइड चाहिए होता है। आप बिल्कुल मत रिकमेंड करें, मैंने जो बोला है आप उसको रिकमेंड नहीं करें। आप पहले अपने खेत में लगा के देखें तो सही रहेगा। मैंने देखा हो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल हल्की सी वो हिंट की है, बट बिकॉज आप साइंटिस्ट हैं तो बिफोर रिकमेंडिंग इट शुड नॉट बी लाइक दिस सर, है ना। किसानों के ठीक है लिए सर। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है जी सर, सर, किसानों के जी लिए। सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। सर अगला हैंड रेज सुनील कुशवाहा जी का है। आदरणीय कुशवाहा जी, अनम्यूट करें और प्रश्न रखें अपना। सुनील जी। हाँ जी कुशवाहा जी बोलिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय दे, कहाँ से हैं आप, तो सर को थोड़ा आपका प्रश्न समझने में सुनील आसानी कुशवाहा होगी। जी, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर। हेलो, फिर से बोलेंगे? सुनील हाँ जी फिर से कुशवाहा। बोलेंगे? हाँ जी सर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। उज्जैन से जी जी बताइए। उज्जैन से मैं जी। जानना चाह रहा था कि PSM3 और GS10 का ब्रीडर मिल सकता है क्या अपने को? नहीं सर, PSM3 का ब्रीडर मिल जाएगा। अच्छा PSM3 का ब्रीडर मिल जाएगा, जबलपुर में भी उपलब्ध हो जाएगा, बट जी GS10 का नहीं होगा। अच्छा, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी सर? किस संबंध में? GS10 के लिए? नहीं वो जो PSM3 के लिए। ये हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर फार्म ऑफिस है यहाँ पर जबलपुर जी में, आपको वहां संपर्क करना पड़ेगा, उनके माध्यम से आपको ये बीज उपलब्ध हो सकता है। संचालक अच्छा जो प्रक्षेत्र हैं उनके माध्यम जी। से उपलब्ध हो जाएगा। विश्वविद्यालय की आप वेबसाइट देखेंगे, वहाँ की उसमें आपका संचालक प्रक्षेत्र का आपको फोन नंबर और जी ईमेल आईडी आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी जी जी। जी। और GS10 में कुछ आइडिया? GS10 मार्केट में उपलब्ध है, जी इवन जबलपुर के आसपास के मार्केट में उपलब्ध है। जी जी GS10 चूंकि बाहर की वैरायटी, इंट्रोड्यूस्ड जी वैरायटी है जी और काफी अच्छी पॉपुलर है, तो निश्चित रूप से मार्केट में उपलब्ध है, बट ब्रीडर जी सीड जी उपलब्ध नहीं है इसका।
अच्छा अच्छा, जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके। धन्यवाद सर। अन्य जी। किसी पार्टिसिपेंट का प्रश्न हो तो कृपया हैंड रेज करें। अभी कोई नहीं है सुरेश जी। जी जी सर। चैट बॉक्स चैट में बॉक्स, देख लो, 2-3 जी सवाल हैं। जी हाँ जी जी, चैट बॉक्स में देखिए। चैट बॉक्स सर से एक ले लेते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के लिए रोहित जी पूछ रहे हैं कि कोई रिकमेंडेड वैरायटी, मतलब ये यूपी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर मेरठ के पास में। और एक दूसरे हैं विशाल जी, वो जम्मू कश्मीर के लिए पूछ रहे हैं, कश्मीर के लिए कौन सी जो है मटर की किस्म जो है अच्छी रहेगी। पहला प्रश्न बताया था, किस जगह के लिए पूछा था? वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी। हाँ सर। वेस्टर्न यूपी के लिए सबसे अभी जो अच्छी फसल रहेगी वो आजाद P3 की रहेगी। वो एक अच्छी फसल है, उसको आप ले सकते हैं। और चूंकि आपको मैं बताऊं, जैसे जम्मू की बात कर रहे थे, तो जम्मू के लिए जो लेट प्रजातियां हैं, खासकर GS10 और CS10, अगर इनका प्रयोग करते हैं तो वो वहां के लिए एक उपयुक्त फसल रह सकती है। ये है। ओके। बाकी जो आपने यहाँ के लिए है, जैसे आप बता रहे हैं इधर यूपी के पश्चिमी यूपी के लिए है, तो यहाँ पर आप PSM3 ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि पंजाब की वैरायटी है, उनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ये है। ओके, ठीक सर। ये यादवी जी हैं वो, हालांकि मैंने उनका जवाब दे दिया है। उन्होंने पूछा था कोई वीडिसाइड आता है, डिसाइड करके, डिसाइड एक्स, तो वो पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या उनको मतलब यूज कर सकते हैं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीडिसाइड कर नहीं सकते। बाकी आपका जो कमेंट हो तो आप कर सकते हैं सर। मैं भी ये जानना चाह रहा था कि डिसाइड में क्या कंपोनेंट है, सो दैट उसको जवाब दिया जा सके। डिसाइड डिसाइड, में अगर कोई, हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बात कर रहे हैं तो विडिसाइड रिकमेंडेड है ही नहीं, ठीक है जी ना? बिल्कुल। हाँ। और सबसे बेहतर चीज ये है कि हम इसकी जो है ना लगभग 15 से 25 दिन के भीतर ही जो है ना हम एक निदाई जरूर कर ले, और उसके बाद फिर निदाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। निदाई मैंने इसलिए कहा है कि 25 दिन के अंदर जरूर कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि 25 दिन के बाद कोई बोले कि मैं निदाई करना चाहता हूं। हालांकि 30 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे ये बात ये कहना चाह रहा हूं कि 25 दिन के अंदर कर ले, क्योंकि पौधा छोटा होता है और उस बीच में आप अगर उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं, हिलाते डुलाते भी हैं, तो वो सहन कर लेता है। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है और मुलायम पौधा, जो क्योंकि इसमें टेंड्रिल्स भी होते हैं, और आप उधर से खींच करके उधर करते हैं, तो पौधा तोड़ता टूटता है, मुड़ता है, इससे काफी नुकसान होता है, और फूल भी जो है ना झड़ने लगते हैं। बिल्कुल सर, सही। धन्यवाद सर। शिव सर, एक हैंड रेज है, हाँ जी। हाँ हैंड रेज के प्रश्न लेते हैं। राम स्वरूप ले- जी नागर जी हैं उज्जैन से। आदरणीय राम स्वरूप जी, जी अनम्यूट करें और प्रश्न अपना रखें। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर, रामस्वरूप नागर बोल रहा हूँ, उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील से सर। जी सर, बोले। एक तो ये सर, थोड़ा सा ये कि हम वीडिसाइड में सर इमिजा थाइपर का उपयोग करते हैं 15 दिन के आसपास यूरिया में मिलाकर, तो खरपतवार अच्छे से उसको कंट्रोल होता है सर। और मेरा प्रश्न ये था सर, वो एक तो जो पूरी जब फूल आते हैं हमारे, जो उसको पूरी का फूल बोलते हैं, उस समय जो इल्ली लगती है उसको कंट्रोल करने में बड़ी समस्या आती है, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इली का कंट्रोल करना है तो 2-3 दवाएं जरूर अगर इस्तेमाल करें। अगर आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तो जी कोशिश करें, इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जी क्विनॉल फास का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अगर इमामेक्टिन बेंजोएट करते हैं तो लगभग 0.4 से 0.5 ग्राम की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और क्विनॉल फास का इस्तेमाल करते हैं आप अगर, तो 1 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे दोनों से जो है ना इस्तेमाल करने से जो है ना इल्ली जो होती है वो निश्चित रूप से खत्म होगी वो। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन ये जो मैंने 2 केमिकल्स बताए हैं ये बहुत इफेक्टिव हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट और क्विनोलफॉस दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपके जो है ना इल्लियों की समस्या को निदान मिल जाएगा। थैंक यू। जी जी। इमिजा थाइपर से सर वीडिसाइड कंट्रोल होता है, मैं विगत 5 वर्षों से कर रहा हूँ। आप शायद मेरा कमेंट लेना चाह रहे थे कि इमेजा थापर, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमेजा थापर से वीडिसाइड से यूज करने से कंट्रोल होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल सही समय पे किया जाएगा तो अच्छा उपयुक्त रहेगा। लगभग 15 दिन के अंदर में इस्तेमाल कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। जी सर, 15 दिन में ही करते हैं हम इसको। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू। जी।
धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है, ये महोदय Realme 7 के नाम से इनका नाम है, अपना परिचय दें और अपना प्रश्न रखें। अनम्यूट करें अपने आप को। Realme 7 अनम्यूट करें और प्रश्न रखें सर से, परिचय देते हुए अपना। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर राजवर्धन सिंह सिसोदिया बोल रहा था। जी सिसोदी जी। मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था, शामपुर तहसील है सर मेरी। ये भोपाल के पास पड़ता है सर। सर मेरे को मटर की वेराइटियां लगानी है अभी, मैं लेट तो नहीं हुआ सर, इसकी ये जानकारी जानना चाहता था। आपने प्रश्न पूछा है मटर की वैरायटियां लगाना चाहते हैं, मतलब कई सारी वैरायटी लगाना चाहते हैं या फिर तो एक या दो? सूट हो जाए। हाँ एक या दो। हाँ तो आपको जो है ना मटर की किस्में जो इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर किस्में हैं, काशी नंदिनी है, PSM 3 है। मैं बिल्कुल आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ जो इतनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। काशी नंदिनी है, PSM 3 है और काशी उदय है। ये तीनों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेट लेना चाहते हैं, ये आपको जो है बनारस में जो है ना एक संस्थान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहां से आपको जो है ना इसका बीज उपलब्ध हो सकता है, जो इसका ब्रीडर सीड भी उपलब्ध हो सकता है और आप वैसे भी बीज उपलब्ध हो जाएगा, फार्मर सीड। इसके अलावा जबलपुर विश्वविद्यालय है, जहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से भी आपको इनका बीज उपलब्ध हो सकता है। सर वहां से एक वेराइटी ली थी मैंने, पंत P243 करके, तो उसका उत्पादन अच्छा नहीं आया था पिछली बार। पंत P243 कहाँ से लिया था आपने? सर मेरे को ब्रीडर मिला था। कहाँ से लिया था? नहीं, पंत P243 करके वैरायटी है ही नहीं। सर मेरे को नंबर एग्जैक्ट पता नहीं है, पंत करके थी वो वैरायटी। आपने पंत P2 या पंत P4, क्योंकि पंत सब्जी मटर 4 भी है, पंत सब्जी मटर 2 भी है और पंत सब्जी मटर 3 भी है। ये 2, 3, 4 अलग अलग किस्में हैं। जो सबसे ज्यादा अच्छी प्रचलित किस्में है वो है पंत सब्जी मटर 3, जो कि वर्तमान में भारत वो नोटिफाइड भी हो गई है। पहले नोटिफाइड नहीं थी इसलिए ब्रीडर सीड उपलब्ध नहीं था, बट नोटिफाइड वैरायटी हो गई है पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है, तो नोटिफाइड हो गई है और उसका जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना बीज उत्पादन हो रहा है और सब्जी उत्पादन भी ले रहे हैं। तो सर सबसे अच्छी काशी नंदिनी रहेगी, सबसे अच्छी वैरायटी है जो आप बिल्कुल निश्चित रूप से हरा तोड़ने में भी अच्छी रहेगी ना? बहुत बढ़िया है। पेंसिल मटर तो नहीं है ये, आगे चल करके कर्व रहती है थोड़ी सी, बट काशी नंदिनी एक अच्छी मीठी वैरायटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मीठी मटर रह जाती है इसमें। अच्छा सर उत्पादन क्या रहता है लगभग इसका? लगभग इसका 90 से 110 कुंटल के आसपास आपको मिल जाता है प्रति हेक्टेयर। तो सर तोड़ाई में कितनी बार तोड़ाई हो सकती है इसकी? 3 बार तोड़ाई की जा सकती है उसकी। ओके सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न बनप सिंह वर्मा जी का है। वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी अनम्यूट करें अपने आप को और प्रश्न रखें। मैं कह रहा था जहाँ बाजार में अपन डिमांड रहती है पेंसिल मटर के लिए दूसरे के बजाय, तो पेंसिल वाली मटर में कौन कौन सी वैरायटियां मतलब क्लासिफाई है? GS10 और CS10। हेलो GS10। हाँ जो लंबी थोड़ी सी मटर होती है और जिसमें प्रति फली दाना जो है ना लगभग 10 दाने के बराबर होते हैं उसमें, क्योंकि बाकी जो वैरायटी है उसमें 8 से 9 दाने होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना लगभग 10 दाने बिल्कुल गिन के होते हैं और ये लंबी बिल्कुल मटर होती है, पेंसिल के आकार की होती है लगभग। तो ये जो है ना GS10 एक वैरायटी है और एक और है CS10। ये दोनों वैरायटी जो है इनका प्रयोग कर रहे हैं, मिर्ची मटर के नाम से भी जानी जाती हैं कई मामलों में, ये मिर्ची मटर भी कहते हैं इसको, और इनका जो है ना लोग ले सकते हैं एज अ पेंसिल मटर के रूप में प्रयोग करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। शिव सर आई थिंक चैट में भी प्रश्न है जी, है दो तीन सवाल हैं जी। सिद्धार्थ कौरव जी पूछ रहे हैं सर, IPFD 12 IPDF ये कहाँ से मिल सकती है? ये आपको जो है कानपुर में उपलब्ध होगी। ये जो है ना IIPR है, वहां पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है ना, तो पल्स रिसर्च है वहां की ये विकसित प्रजाति IPDF 10-12 और IPDF 99-25, ये दो ऐसी किस्में हैं जिसको कि हम लोग गोल दाने वाले, चिकने दाने वाले होते हैं ये, जो कि खासकर जो नमकीन में या जो
इस तरह की जो फुल्की वगैरह जो होती है उनमें जो है ना उपयोग में लाई जाती है, जी चाट वगैरह के रूप में इसमें उपयोग किया जाता है। ओके जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट रोहित चौधरी जी पूछ रहे हैं, ट्राइकोडर्मा राइजोबियम को जब बीज शोधित करेंगे तो उसमें कुछ क्या डिफरेंट रखें सर, क्या डिफरेंस रखें, मतलब कितना टाइम टाइम समय- टाइम का डिफरेंस पूछ रहे हैं सर वो, कितना टाइम गैप रखें। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले अगर कोशिश करें किसी भी, चाहे वो जैविक फंजीसाइड ही क्यों ना हो, सबसे पहले हम फंजीसाइड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो जैविक फंजीसाइड का इस्तेमाल करने के बाद हम जो है ना राइजोबियम का इस्तेमाल कर लें। तो जब जैविक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा के अंतर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लगभग आप जो है ना 3 से 4 घंटे के बाद जो है ना आप राइजोबियम का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जो है ना आप बुआई कर सकते हैं। जी, दोनों ही मित्र जीव हैं तो इसलिए ज्यादा दिक्कत भी मित्र नहीं जीव है, है। इसलिए कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है इसमें। बिल्कुल। जी, तो मुझे लगता है सुरेश जी सवाल तो सारे हो चुके हैं, तो अब जी जी सर। सर का भी बहुत बहुत अब धन्यवाद। अब अप्यासी सर को बुलाते हैं और जी जी वो सार और जो सर का धन्यवाद भी कर दे। अगर प्रणय सर हैं तो सर का धन्यवाद कर देंगे बाद में फिर। तो डॉक्टर प्यासी सर प्लीज, जो हमारे मेंटर हैं प्लीज आए सर, और जो आज का सार है वेबिनार का, और सर का भी धन्यवाद करें सर, प्लीज सर, कम सर। निश्चित रूप से बहुत ही सहज एवं सरल भाषा में लयबद्ध तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच रही सर की, और जिसके माध्यम से एक के बाद एक के बाद एक जो है बहुत ही लयबद्ध तरीके से सर ने सहजता के साथ, सरलता के साथ किसानों को मटर की खेती की उन्नत प्रजातियों के विषय में विस्तार से बताया, उनके गुण धर्म को विस्तार से बताया। साथ ही साथ जब हम खेती की ओर जाते हैं तो उससे संबंधित हमें कौन कौन से प्रमुख चीजें हैं जिनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, इनपुट्स, साथ ही साथ हमें क्या सावधानियां रखती हैं जिसके हम बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सके। इन प्रमुख बिंदुओं में सर ने बहुत ही प्रभावी तरीके अपने उद्गार व्यक्त किए, अपने अनुभव साझा किए। हालांकि किसानों की संख्या कम रही, हो सकता कहीं प्रचार प्रसार के माध्यमों में कमी दिखी है। 60-62 से किसानों ने जो है आज अपनी सहभागिता, 60-62 किसान हाँ, पर 50 से ज्यादा किसान पूरे समय उन्होंने जो है पूरे वेबिनार को अटेंड किया है और जो है पूरे प्रभावी तरीके से उन्होंने सुना है। मैं उम्मीद करता हूं आज मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इवन जम्मू से भी किसान साथ में जुड़े थे, हरियाणा के भी किसान थे, महाराष्ट्र के भी किसान थे। तो इन 5-6 प्रमुख राज्यों के किसानों ने जो है मटर की खेती पे अपने के माध्यम से उनके अनुभव साझा किए, जानकारियों को संकलित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो उन जानकारियों को अपनाकर अपनी जो है मटर की खेती को बेहतर कर सकेंगे। और आज का ऐसा बिजी शेड्यूल रहा कि हमारे मेंटर आदरणीय प्रणय व्यास साहब जो है ग्वालियर से ऑन रोड थे और उन्होंने पूरे रोड के दौरान अब जो है इस वेबिनार को अटेंड किया। मैं बलराम संदेश में हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संयोजक आदरणीय प्रणय व्यास सर का हार्दिक जो है हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर अखिलेश तिवारी साहब जो हमारे विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सब्जी विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है ICAR की, जिसके परियोजना प्रभारी हैं, तो उनका जो है आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन हेतु आभार प्रदर्शित करें। आदरणीय प्रणय व्यास साहब। धन्यवाद प्यासी सर। आज सचमुच में हम लोगों की तरफ से थोड़ी चूक रही, इतना अच्छा लेक्चर हुआ और हम इसका प्रचार प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए और कुछ हमारी भी किसान भी सर
किसान भी सर खेती में लगा हुआ है, उसको सोयाबीन खाने की पड़ी है कि बारिश ना हो जाए, तो किसान पूरा जो है खेतों में ही है। खेतों में है, मगर फिर भी ये समय ऐसा है कि हम थोड़ा सा प्रयास और करते तो खैर YouTube और आज फेसबुक पे भी काफी लोग जुड़े हुए थे, तो फेसबुक लाइव में भी काफी लोग थे, और इसके साथ ही जो है इतने कम समय में जो इतना अच्छा जो प्रबंधन और वैरायटियों के बारे में डॉक्टर तिवारी साहब ने बताया, हम सचमुच में बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज जो है उपस्थिति जरूर कम रही, मगर जो रहे उन्होंने पूरी तन्मयता से आज का आपका जो है लेक्चर सुना, और निश्चित रूप से सभी को इसका लाभ भी मिलेगा, यही हम अपेक्षा भी रखते हैं। और आज इसके अलावा काफी वैज्ञानिक लोग भी कुछ जुड़े हुए थे, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बलराम ग्रुप के भी सभी सदस्य आज जुड़े थे, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज्यादा आभार तो हम उन किसानों का व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज पूरे समय में रहकर आज के पूरे जो है वेबिनार को जो है गौरव दिलवाया, और जितना भी हम कर पाए उसके लिए हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सभी का एक बार फिर से। जय बलराम। जय बलराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय बलराम, सभी को शुभ रात्रि। आपका दिन और नाइट्स मंगलमय हो। जय बलराम। जय बलराम।